नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। और आपका सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की आज 13वीं क्लास है, 13th क्लास है। इसके पहले 12 ऐसे लेक्चर्स हो चुके हैं, 12 लेक्चर्स हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। लगभग हम लोगों ने 3 ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो अगर आप पहले दिन इस क्लास को देख रहे हैं तो आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा कनेक्टेड फील होंगी। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो पढ़ाया जा रहा है आपका इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी ना, तीनों की तीनों ज्योग्राफी इसी चैनल पर आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसके बाद दूसरे विषय भी हैं, ठीक है, उस पर भी बात की जाएगी। तो आज चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मेजर ग्लेशियर्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली है? कल भी कुछ ग्लेशियर्स के बारे में बात हुई थी लास्ट वाली क्लास में। क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स के नाम हैं, कल मैंने बताया था लगभग 4000 ग्लेशियर्स हैं। तो सब तो नहीं, लेकिन जितने ज़रूरी हैं स्टेट वाइज उतने आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपकी परीक्षा में ना आया हो डायरेक्ट, लेकिन ये भारत में हो रही किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, और ये आप कह भी नहीं सकते हैं कि कौन सी परीक्षा में ये नहीं आएगा, कभी भी आ जाएगा। तो आप परेशान हो जाते हैं इस बात से कि ये कोई स्टैटिक जीके का ऐसा पोर्शन पूछ लिया है जो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसी कुछ बातें कह करके आप बचते हैं। तो चलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज्योग्राफी एटलीस्ट आपका जो भारत का भूगोल का पोर्शन है वो आपकी काफ़ी मदद हो जाए इस क्लास से। आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हों तो आप उन्हें भी ये भेज सकते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, और फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, पुरानी क्लासेस को आप देख सकते हैं। हाँ, आप में से जितने लोग हैं जिन्होंने क्लासेस को देख रखी हैं, आप ज़रूर हम लोग के प्रोत्साहन के लिए ना इसे शेयर भी कर दिया करिए और साथ में अपने विचार भी इस वीडियो पे ज़रूर रखा करिए। थोड़े ही सही लेकिन रखा करिए, जिससे कि हम लोग को लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सलाह भी दे सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं ना, दोनों आपके पास है, हक में है। हम दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली आज बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? उत्तराखंड के कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, और उत्तराखंड के बाद हम लोग सिक्किम के कुछ ग्लेशियर्स की बात करेंगे। इसके ऊपर जो लद्दाख वाले ग्लेशियर थे, हिमाचल प्रदेश वाले थे ना, इन सब पे चर्चा हो चुकी है, या ट्रांस हिमालय के जो ग्लेशियर्स थे पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक ग्लेशियर उत्तराखंड का, जिसे आप गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। बहुत परिचित होंगे आप इस ग्लेशियर से। गंगोत्री मतलब कि आप बात कर रहे होंगे निश्चित तौर पर गंगा के उद्गम वाले स्थान की, मतलब उसी का एक जगह है जिसे आप गोमुख कहते हैं। ठीक है, इसी का एक टर्मिनस है, ऐसा मान लीजिए एक तरीके से जो है टर्मिनस है गंगोत्री ग्लेशियर का, जिसे गोमुख कहते हैं, जो कि भागीरथी रिवर का क्या है, वो ओरिजिन स्थान है ना। आपने कई बार सुना होगा जब बंदरपुच की बात करते हैं, बंदरपुच में एक टर्मिनस है चोराबारी ग्लेशियर ना, वहाँ से यमुना नदी निकल रही होती है। और वैसे ही जब गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए और उसकी एक टर्मिनस की बात की जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो क्या कहते हैं? गोमुख। तो एक बड़ा सा ग्लेशियर है गंगोत्री, उसी का एक जगह है जिसे आप क्या बोलते हैं? गोमुख। तो गोमुख से ही निकलती है कौन सी? भागीरथी रिवर। और भागीरथी रिवर आगे जाकर के जब अलकनंदा में मिलेंगी तो यहाँ से जो है वो गंगा के रूप में आगे बढ़ेंगी। वैसे जब बात गंगा की हो ही रही है, हम आगे चल करके आपको पढ़ाएंगे गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेकिन गंगा जब मैदान में आती हैं उसके पहले वो कुछ प्रयाग का निर्माण करती हैं ना। कई बार आपने सुना होगा नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है, ऐसे सुनते हैं ना। तो आप मुझे, अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए कितने प्रयाग हैं और कौन कौन सी नदियों के संगम से वो प्रयाग बनता है। जैसे उदाहरण के लिए अब जब अलकनंदा के साथ भागीरथी मिला देते हैं तो देव प्रयाग बनता है। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग कैसे बनता है, और क्या कहते हैं, जैसे अलकनंदा में जैसे पिंडार नदी मिल जाती है तो कर्ण प्रयाग बन जाता है ना। तो ऐसे ही मतलब मुझे और भी प्रयाग जो हैं वो बताइए आप कमेंट में। हालांकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और जिसमें जो है कई ऐसी ग्लेशियर शामिल हैं जिनमें से रक्तवर्ण है, चतुरंगी ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है,
कीर्ति ग्लेशियर है ना, ऐसे कई ग्लेशियर जो है वो उसमें शामिल हैं। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में, या कह दिया जाए गंगोत्री ग्लेशियर के साथ ये सब लगे हुए हैं। गंगोत्री ग्लेशियर की तो बोल रहे हैं यह जो है गढ़वाल हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और गंगा नदी का स्रोत है। गंगोत्री ग्लेशियर का टर्मिनस कौन सा है? गोमुख। यही ज़रूरी लाइन है जो आपको याद रखनी है ना। गोमुख जो है वहीं से गंगा नदी, मतलब गंगा तो नहीं बोलेंगे लेकिन भागीरथी बोलेंगे, जो आगे जाकर के देवप्रयाग में क्या कहते हैं अलकनंदा से मिल जाएगी, या अलकनंदा से मिलने पे उसे देवप्रयाग कहा जाएगा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर इसका स्रोत है। नदियाँ गढ़वाल के देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। गोमुख न रहे तो भैया कौन सी ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा रिवर ऐसे आ रही होती है और यहाँ से जो है ये सतोपंथ से निकली है। यहाँ से एक नदी यहाँ इसमें मैच करती है, आकर के मिलती है, जिसे आप भागीरथी बोलते हैं, और ये यहाँ पर मिलकर के देवप्रयाग नाम का स्थान बनाती है और देवप्रयाग से उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो इमेज आप देखते हैं ना यहाँ पर जो पीडीएफ में लगी हुई है, ये एकदम एग्जैक्ट वहीं की इमेज है जहाँ की बात की जा रही है। मतलब ये गंगोत्री ग्लेशियर की ही इमेज है। आप ऐसा ना समझें कि ये ग्लेशियर, ये मतलब ऐसे ही इमेज लगा दी जा रही है, बाकायदे सर्च करके आपको बताया जाता है। आप जाएंगे तो कुछ ऐसा ही ग्लेशियर वहाँ पे दिखेगा ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। दूसरा ग्लेशियर जो आपको पढ़ना है, जिसे आप चोराबाड़ी ग्लेशियर बोल रहे हैं, और जैसे ही आप चोराबाड़ी ग्लेशियर की बात करते हैं, ठीक है, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है रुद्रप्रयाग जिले में है। अगर याद कर सके तो जिला भी याद कर लें। ठीक है, अगर कोई पूछे ये ग्लेशियर किस मंदिर के करीब है, तो ये केदारनाथ मंदिर के करीब है। ठीक है, और इसका जो मतलब अगर दो सिरा माना जाए तो इसका जो एक एंगल है ना, मतलब एक साइड जो है वो अलकनंदा क्या कहते हैं नदी की सहायक नदी जो मंदाकिनी है उसके स्रोत के रूप में काम करता है। तो भैया अलकनंदा में एक नदी आती है मंदाकिनी, ठीक है ना, तो उसके साथ भी एक प्रयाग बनता है ना। यहाँ पर कौन सा प्रयाग है आप मुझे बताइए। ठीक है, दूसरा सिरा चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर में बहता है। मतलब कि ऐसे मान लीजिए ये ग्लेशियर है, एक सिरा जो है वो क्या कहते हैं मंदाकिनी रिवर का स्रोत है, और एक सिरा जो है वो एक ताल में जाकर के बनता है। उस ताल का नाम है गांधी सरोवर। गांधी सरोवर क्यों कहा जाता है? गांधी जी की अस्थियां जो हैं इस झील में विसर्जित की गई थी, इसीलिए इसका नाम गांधी सरोवर पड़ता है। वैसे आपको यहाँ याद करने वाली बात क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर किस जिले में है? रुद्रप्रयाग। और ये किस नदी का स्रोत है? तो मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। और मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये आपके लोकेशन के लिए जानने के लिए मतलब ऐसा दिया गया है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर कुछ ऐसा है। ठीक है, यहीं से कौन सी रिवर निकलती है? अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा है, उसी में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती रहती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से 5 प्रयाग का निर्माण होता है। तो वो जो 5 प्रयाग हैं उनके नाम आपको बताना है हमें कमेंट करके। एक अगला ग्लेशियर है टिपरा ग्लेशियर। ठीक है, टिपरा ग्लेशियर की बात की जाए तो ये अलकनंदा नदी बेसिन में है। ठीक है, बेसिन मतलब समझते हैं ना, वहाँ से जहाँ से नदी अपने जल को ग्रहण करती है ना, उसे आप बेसिन बोलते हैं। तो एक बड़ा क्षेत्र होता है। अलकनंदा की जो सहायक नदी है, ठीक है, या पुष्पावती नदी का स्रोत है। मतलब इतना फैक्ट याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये याद रखें टिपरा कोई ग्लेशियर है और ये पुष्पावती नदी का स्रोत है ना। मतलब अगर ये नदी भूल भी जाएंगे तो चलेगा, टिपरा ग्लेशियर जो है वो याद आपको होना चाहिए। ठीक है, पुष्पावती नदी इसलिए ज़रूरी है ना कि इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये वही नदी है जो फूलों की घाटी, मतलब आपने चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, फूलों की घाटी जो चमोली है ना, वहाँ पे फूलों को खिलने में इसका जल जो है वो मदद करता है। तो टिपरा ग्लेशियर अब चूंकि इतने ज़रूरी चीज़ से कनेक्टेड है तो इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। तो टिपरा ग्लेशियर कौन सी नदी? पुष्पावती नदी। और कैसा धरोहर है? विश्व क्या कहते हैं यूनेस्को की धरोहर के रूप में जो है ये प्रयोग होता है। और फूलों की घाटी चमोली में जो फूल खिलते हैं उसमें जो है वो मदद करता है। ठीक है, वो जल जो है उसमें प्रयोग आता है, ऐसा मदद करता है, वो बताया जा रहा है। टिपरा ग्लेशियर के बाद ये टिपरा ग्लेशियर आपके लिए मतलब पुष्पावती नदी जो है वो दिखाई गई है, आप इससे देख सकते हैं। अगला ग्लेशियर है हेमकुंड या लोकपाल झील। ठीक है, हेमकुंड ग्लेशियर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली जिले में है। ठीक है, यह एक झील है एक तरीके से मान के चलिए। ये क्या कहते हैं
अलकनंदा नदी की सहायक नदी जो लक्ष्मण गंगा है, या इसी को भ्यूंदर गंगा कहते हैं, या इसी को हेम गंगा कहते हैं, ये उसी का स्रोत है। तो हेम गंगा हेमकुंड झील से निकलती है, ऐसा माने चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी भी पाई जाती है, ठीक है ना। कभी उधर घूमने जाना हो, बद्रीनाथ जी की तरफ जाएंगे तो वहीं से आपको चमोली जाने का रास्ता जो है वो मिलेगा। कुछ लोग ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा सा ट्रैक पड़ता है, आदमी ऊपर की तरफ जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब इसी झील के किनारे अवस्थित है ना, ये ध्यान रख सकते हैं आप। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जो है वो इसी हेमकुंड झील के पास स्थित है। कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन सी नदी से संबंधित है? तो ये लक्ष्मण गंगा, भ्यूधर गंगा या हेम गंगा, ये तीनों नदियाँ, ये तीनों एक नदी है भाई, ध्यान रखो। ये किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये केदारनाथ जी मंदिर आप देख सकते हैं, अगर मैं सही हूँ, शायद ये बहुत पुरानी इमेज लगा दी गई है, ठीक है। अदरवाइज़ ये नॉट केदारनाथ मंदिर, ये गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जो है उसकी इमेज है, ठीक है। चलो, अगला ग्लेशियर है बंदरपुच ग्लेशियर। कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। बंदरपुच ग्लेशियर की बात की जाए तो पहला बात जिला याद रखेंगे, उत्तरकाशी जिले में है। ऐसे ना एक लिस्ट बना लीजिए, इधर ग्लेशियर, इधर जिला, और उसके बारे में ज़रूरी बातें, ठीक है। एक आपने सुना होगा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो ये जो है अभ्यारण्य एक तरीके से माना जाए तो इसी जो बंदरपुच ग्लेशियर है उत्तरकाशी जिले में है, यह सकरी रेंज का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बीच स्थित है ना, यही बंदरपुच ग्लेशियर जो है। इस ग्लेशियर का महत्व यह है कि यह यमुना नदी और गंगा नदी दोनों को पानी देता है। प्राइमरली जो है इसे किससे जोड़ा जाता है? यमुना रिवर से देखा जाता है। तो जब भी बंदरपुच की बात होती है तो हम लोग यमुना रिवर का स्रोत मानते हैं। हालांकि इसका जल जो है थोड़ा बहुत गंगा रिवर तक भी क्या कहते हैं आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा रिवर की, जो कि दाहिने तरफ से आके गंगा में मिलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, बंदरपुच ग्लेशियर के करीब स्थित है। गंगा की सबसे लंबी नदी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना इसी ग्लेशियर से निकलती है। एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है जौंधर ग्लेशियर। जौंधर ग्लेशियर अगर हम लोग पढ़ें तो जौंधर ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? यह स्वर्गरोहिणी में स्थित है, ठीक है, जो बंदरपुच रेंज की एक पर्वत श्रृंखला है। रूपिन और सुपिन नदी जो है वो इसी ग्लेशियर से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये किसकी सहायक नदी है? ठीक है ना, तो ये यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि ये रूपिन और सुपिन दोनों नदियां जब मिलती हैं तो कौन सी नदी बनती है? टोन्स बनती है। और टोन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जौंधर ग्लेशियर आपके लिए जो है इमेज जैसी मिल पाई वैसी लाई गई, ठीक है। ये जौंधर ग्लेशियर है, आप इसे देख सकते हैं। ये कुछ क्या कहते हैं ग्लेशियर्स के नाम हैं, उनके राज्य हैं और उनके माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे कि बातुरा ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में काराकोरम माउंटेन रेंज पर पड़ता है। ऐसे ही खुर्दोपिन ग्लेशियर कल वाली क्लास में पढ़ा था, आप इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो, जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम माउंटेन रेंज में पड़ता है। हिस्पर ग्लेशियर जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ता है, काराकोरम माउंटेन रेंज पर ही पड़ता है। बियाफो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में सेम माउंटेन रेंज है। बाल्तोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में काराकोरम माउंटेन रेंज पर है। ऐसे ही चोमोलुंगमा ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर काराकोरम माउंटेन रेंज पर पड़ता है। ऐसे ही दियामीर ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर काराकोरम माउंटेन रेंज पर ही पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर काराकोरम माउंटेन रेंज पर ही पड़ता है। ये सारे के सारे ग्लेशियर अगर एक दो बार लिखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में पड़ता है और ये हिमालयाज में पड़ता है। मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ता है। त्रिशूल पीक पिथौरागढ़ में जो है वहाँ पर ये पड़ता है। पिंडार ग्लेशियर जो है वो नंदा देवी उत्तराखंड में इस अवस्थित है और कुमायूं हिमालयज में लगभग ये पड़ता है, ऐसा मानिए। जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, ठीक है, जो कि ईस्टर्न हिमालय में है, वहाँ पर पड़ता है। ये कई बार ना इसके लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है ये पूछ लिया जाता है। तो ग्लेशियर है और कौन सी रेंज है उनके बारे में थोड़ा सा देख लो, और साथ में स्टेट कौन से हैं इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको नहीं आता या आपने पहली बार सुना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं। जो ग्लेशियर्स आप परिचित नहीं हैं उनका आप स्टेट और उनके बारे में जो ज़रूरी रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। थोड़ा बहुत चाहे तो खुद भी एफर्ट लगा सकते हैं और खोज सकते हैं तो बेहतर ही रहेगा, ठीक है।
चलिए, इसके बाद सिक्किम के कुछ ग्लेशियर हैं। उत्तराखंड के ग्लेशियर हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिक्किम के ग्लेशियर के बारे में। एक ग्लेशियर है सिक्किम में जो मिलता है, जिसका नाम क्या है, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, तो जब जेमू ग्लेशियर की बात करते हैं तो पूर्वांचल हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और अगर बात किया जाए तो यह दुनिया पर सबसे तीसरा जो ऊंचा पर्वत है ना, मतलब कंचनजंगा, उस पर अवस्थित है। तो उसके मतलब तल पर, उसके नीचे वाले भाग पर अवस्थित है। ठीक है, और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी जो तीस्ता है उसका सोर्स बनता है। मतलब वहाँ से पानी तीस्ता में मिलता है। तीस्ता नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वही नदी जो यारलुंग सांगपो के नाम से आगे दिहांग दिबांग करके फिर ब्रह्मपुत्र करके आती है। यही से सिक्किम से एक क्या कहते हैं, जेमू ग्लेशियर से निकल करके तीस्ता नदी इसमें शामिल होती है। राइट, ये जेमू ग्लेशियर की फोटोज़ हैं। अगला तीस्ता ग्लेशियर। ठीक है, और अगर तीस्ता ग्लेशियर के बारे में बात की जाए तो तीस्ता नदी इस हिमनद झील से किस नाम से निकलती है? छोबो छू के नाम से निकलती है। अगर कभी पूछ ले कि सिक्किम में तीस्ता को किस नाम से जानते हैं तो छोबो छू के नाम से जानते हैं। अरे ये वही है, जेमू ग्लेशियर का ही हिस्सा है। जैसे आप गंगोत्री ग्लेशियर के लिए गोमुख पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही जो है वो जेमू ग्लेशियर में ही जो एक जगह है जिसका नाम क्या है, तीस्ता ग्लेशियर, तीस्ता रिवर यहीं से निकलती है। ठीक है, चलिए, लियोनहॉक झील ना, एक लियोनहॉक झील दक्षिण में अवस्थित है। बस इतना याद रखिए, दक्षिण लियोनहॉक झील जो है सिक्किम के सुदूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक हिमानी झील है। ठीक है ना, और जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि एक ग्लेशियल लेक है, ग्लेशियल लेक पढ़ते ही हमको ये समझ में आ जाता है कि ये ग्लेशियर से ही बनी हुई लेक है ना। कई बार क्या होता है कि कहीं पर ग्लेशियर है और वहीं पर आसपास जो है थोड़ा सा कोई जगह है जहाँ पर पानी आकर के इकट्ठा हो गया है, तो ग्लेशियर से जो लेक बनती है उसी को ग्लेशियल लेक बोलते हैं। तो ये दक्षिण लियोनहॉक झील है ना, ये कैसी लेक है? ग्लेशियल लेक है। इसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप देख लें। जैसे ग्लेशियर है और वहीं पर बीच में जो है वो कोई एक पानी इकट्ठा हो गया है जहाँ से नदियों का स्रोत भी बन सकता है, या वो चारों तरफ से कवर्ड है तो झील के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, हिमनद झील क्या होता है इसके बारे में भी बताते हैं आपको। और साथ में एक टर्म याद रखिए, ग्लोफ ना। ग्लोफ क्या होता है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ना। ग्लोफ की जब बात करते हैं तो पहले हमको समझना पड़ेगा हिमनद झील क्या है, और फिर समझना पड़ेगा हिमनद झील में अचानक से आउटबर्स्ट कैसे होता है। तो ग्लेशियल झीलें जो है कब बनती हैं? जब ग्लेशियर जमीन को काटता है और गड्ढा, ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है, ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से भर जाता है। अब मान लीजिए ग्लेशियर से पानी निकल रहा है जिससे कि निश्चित तौर पर यहाँ की मिट्टी कटेगी, तो वो जो मिट्टी कटी है उसमें धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से निर्मित हो जाती है कौन सी? ग्लेशियल लेक बन जाती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा तल पर ही बने। आमतौर पर ये हमेशा ग्लेशियर के नीचे वाले भाग में ही मिलता है, लेकिन कई बार ये ग्लेशियर के ऊपर भी बन सकती है ये झील, उसके अंदर भी बन सकती है, कई बार उसके नीचे भी इस तरह की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण ऐसे देख लीजिए, जैसे नदियाँ बन रही हैं तो यहाँ से कटान की वजह से जो है जगह बन गई और इसके बीच में ये जो जल भराव है ये सब ग्लेशियल लेक कहलाती है। अच्छा, इनसे एक दिक्कत और होती है, जैसे हमें भले ही दिख रहा है जल यहीं पर है, लेकिन कई बार क्या होता है, जल ग्लेशियर के नीचे नीचे से होकर के आता रहता है। जैसे एक स्ट्रीम यहाँ दिख रही है, एक स्ट्रीम यहाँ दिख रही है कि यहाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लेशियर यहाँ अंदर से भी पिघल करके इसमें सपोर्ट कर रहा हो पानी में। लेकिन आने वाले समय में अगर मान लीजिए कोई बहुत तेज़ी से हवा चले या कुछ भी ऐसी प्राकृतिक घटना हो जिससे कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो गल जाए और तेज़ी से इसमें जो है वो पानी आने लगे, तेज़ी से पानी आएगा तो कई बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे जैसे ग्लेशियर झीलें बढ़ती हैं वे ज़्यादा खतरनाक होती जाती हैं, क्योंकि वो एक अस्थिर बर्फ़ या तलछट से बंधी होती हैं, कोई स्थिर वो है नहीं उनका। ठीक है ना, अगर उनके आसपास की सीमा टूट जाती है तो भारी मात्रा में पानी निकलता है जिससे कि नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। बहुत बड़ा जल का एक वो रिजर्वायर बना हुआ है। अब ऊपर से जो झीलें आ रही हैं, मतलब पानी आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि इतनी ही स्ट्रीम हो, कई बार यहाँ से बहुत तेज़ी से जो है वो ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और पिघल करके यहाँ पे वाटर
अचानक से बढ़ेगा। अच्छा, ये भी जो बंधे हुए हैं चारों तरफ ग्लेशियर से ही बंधे हुए हैं, ग्लेशियर कोई मजबूत आधार तो है नहीं, तो कई बार यहाँ से ब्रेकेज हो जाता है और टूटेगा तो बहुत तेज़ी से पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा, जो कि बाढ़ का, ठीक है, रूप ले लेता है। और इसी को कहा जाता है ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ ना, ग्लोफ कहा जाता है भूगोल के टर्म में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये पूरी की पूरी झील बनी हुई थी, ठीक है। अब झील बनी हुई थी, लगातार जो है वो ग्लेशियर से पानी आ रहा है, किसी कारण से जो है वो यहाँ पे जो ग्लेशियर है ये ब्रेक कर जाता है, यहाँ से तेज़ी से पानी जो है वो आउटबर्स्ट करेगा, निकलेगा, सामने जो है वो समस्या हो जाएगी जो भी आगे लोग होंगे। कुछ इस तरह से देखिए, बहुत तेज़ी से पिक्चरों में कई बार जो है इसकी इमेज दिखाई जाती है कि बहुत तेज़ी से स्नो वाला जो मतलब कि तूफान है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। GLOF कई कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे भूकंप की वजह से हो सकता है, बहुत बारिश हो जाए या हिमस्खलन हो जाए, इसकी वजह से उसका रास्ता बन सकता है और तेज़ी से जो है वो पानी नीचे की ओर आएगा। मतलब कुछ ऐसी इमेजेस आप देखेंगे, मूवीज़ में आपने देखा होगा, आपने वो एक मूवी थी सनी देओल की गदर ना, गदर में भी ऐसी वो है जिसमें वो एक्ट्रेस थी गायब हो गई थी, दूसरे वाली में मिली थी, ठीक है, गदर 2। और ये एक मूवी देख लीजिए बाहुबली 2, तो इसमें भी जो है पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत तेज़ी से जो है वो बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है और ये भाई साहब जो है मोहतरमा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि पिक्चर में बच जाते हैं, लेकिन ये इतना ख़तरनाक होता है कि कई बार बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये आज की कहानी ग्लेशियर्स को लेकर के रही, ठीक है। आपने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा जाना, जो फैक्ट आपको ठीक लगे हों आप उन्हें नोट कर सकते हैं। साथ में अपनी नोट्स बनाते चलिए जिससे कि आगे रिवीजन में आपको बेनिफिट होता रहे, ठीक है। आप कोई बुक भी पढ़ना चाहते हो तो साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कंटेंट यहीं पे मिल जा रहा है, ठीक है। आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक फ्री क्लास है, सभी के लिए उपलब्ध है, आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उनका भी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, टेलीग्राम पर हम लोग का जो है चैनल है, आप उस पर TCS पाठशाला सर्च करेंगे, उस पर बहुत सारे मटेरियल जो है आपको मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज़रूरी है शाम को 9 बजे जो है उसमें एक टैबलेट आती है, मतलब कि 5 से 6 करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK के सवाल आते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप जोड़ सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोन करके अगर आपको PDF चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो बात कर सकते हैं। अगर आप आसपास रहते हैं और ऑफलाइन सेंटर्स पर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर बात कर सकते हैं और जो बैचेस चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपकी ही कोचिंग का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो या iOS यूज़ करते हो, आप जाएं TCS पाठशाला सर्च करें, TCS पाठशाला सर्च करेंगे, ये वाला इमेज वहाँ पे मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको आने वाले समय में, मतलब कि अगले हफ्ते से ही मान लीजिए, आपको टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। हर शनिवार और रविवार को एक एक टेस्ट जो है वो आपको फ्री में मिलता रहेगा। आगे चल करके भी ये टेस्ट हमेशा के लिए निःशुल्क रहेंगे, परीक्षा कोई भी हो, लेकिन आपकी ये आपका जो ये ऐप है ना वो आपका मदद करता रहेगा। कुछ क्लासेस भी होंगी जो उस पर हम लोग आगे चल करके चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी आज की क्लास में, बस इतना ही। कल मिलेंगे इसके आगे। थैंक यू।